Let's move forward to the capital market. As we have discussed, the capital market is for the long duration or for the medium duration. The term capital market refers to facilities and institutional arrangement through which long-term funds, both debt and equity, can be raised and invested. Means if we are talking about the long-term durations, अगर long durations की बात की जाए तो वहाँ पे क्या आता है हमारा कैपिटल मार्केट. इसमें हम डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं, फॉर एग्जांपल इक्विटी शेयर्स, डिबेंचर्स, ये सारे डॉक्यूमेंट्स किस में आते हैं, हमारे कैपिटल मार्केट में इंक्लूड किए जाते हैं. अब नेक्स्ट इज, अगर हम कैपिटल मार्केट में जाते हैं तो कौन कौन से पार्टिसिपेंट्स हो सकते हैं, कौन कौन से लोग हो सकते हैं जो इसमें इन्वेस्ट करेंगे या इसमें अपना रोल प्ले करेंगे. पार्टिसिपेंट्स की अगर बात की जाए तो जनरली इसके कुछ पार्टिसिपेंट्स होते हैं, जैसे हम बात करें, इसमें आते हैं हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, बैंक्स, कॉर्पोरेट एंटिटीज, फॉरेन इन्वेस्टर्स एंड ऑर्डिनरी रिटेल इन्वेस्टर्स फ्रॉम मेंबर्स ऑफ द पब्लिक. दैट मीन्स वो सारे लोग इस मार्केट में इंक्लूड किए जाएंगे जो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं, राइट. तो इसमें बैंक्स आ गई, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आ गए, वो सारे लोग जिनका पर्पस सिर्फ शॉर्ट ड्यूरेशन का ना होकर लॉन्ग ड्यूरेशन का है, जो ज़्यादा रिस्क लेना चाहते हैं, ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करना चाहते हैं, वो लोग इसमें इन्वेस्ट करते हैं. नेक्स्ट, कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट इश्यू किए जा सकते हैं. अगर इंस्ट्रूमेंट कैपिटल मार्केट की बात की जाए तो इक्विटी शेयर्स, एज वी हैव डिस्कस्ड, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, प्रेफरेंस शेयर्स एक्सेट्रा. बट अगर बात की जाए मनी मार्केट, क्योंकि ये शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होते हैं, इनका टेन्योर 1 ईयर के लिए ही होता है, तो यहाँ पे आते हैं हमारे ट्रेजरी बिल्स, ट्रेड बिल्स रिपोर्ट्स, कमर्शियल पेपर्स एंड द सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स, राइट. तो जैसे जैसे रिक्वायरमेंट होती है उसके हिसाब से क्या होते हैं हमारे इंस्ट्रूमेंट्स या हमारे डॉक्यूमेंट्स भी क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं, राइट. इन्वेस्टमेंट आउटले, दैट मीन्स द पर्पज ऑफ द इन्वेस्टमेंट. देखिए, इसकी अगर बात की जाए तो इन्वेस्टमेंट इन द कैपिटल मार्केट इज सिक्योरिटीज डज नॉट नेसेसरली रिक्वायर्ड अ ह्यूज फाइनेंशियल आउटलेज. दैट मीन्स अगर हम कैपिटल मार्केट की बात करें तो इसमें जनरली इन्वेस्टमेंट जरूरी नहीं है ज़्यादा अमाउंट का हो. ड्यूरेशन की हम बात करते हैं कि भाई ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा होगा, लेकिन अमाउंट इसमें कम भी हो सकता है. जैसे हम इक्विटी शेयर्स की बात करें, उसकी प्राइस 10 रुपीज़ भी हो सकती है या फिर 100 भी हो सकती है, वो डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी, राइट. लेकिन जो ड्यूरेशन होगा वो डेफिनेटली क्या होगा, 1 साल से ज़्यादा का होगा. बट अगर हम बात करते हैं हमारे मनी मार्केट्स की, द ट्रांजेक्शन्स एंटेल ह्यूज सम ऑफ मनी. देखिए क्या होता है, क्योंकि शॉर्ट टर्म या फिर अगर हम बात करते हैं हमारे मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स की, तो इसमें ड्यूरेशन तो कम होता है लेकिन अमाउंट जो इन्वेस्ट होगा वो ज़्यादा होगा. जैसे हमने ट्रेजरी बिल्स की बात करी, अमाउंट जो होगा 25,000 से स्टार्ट होगा, लेकिन अगर हम कैपिटल मार्केट की बात करते हैं तो इसमें अमाउंट तो कम होता है लेकिन ड्यूरेशन क्या होता है, बढ़ जाता है, राइट. नेक्स्ट इज ड्यूरेशन. The capital market deals in the medium and long term securities. That means जो टाइम पीरियड होगा वो 1 ईयर से ज़्यादा का होगा और वो एक्सटेंड करेगा 5 ईयर से ज़्यादा तक. मीन्स अगर हम मीडियम टर्म की बात करते हैं तो 1 ईयर टू 5 ईयर्स, और अगर लॉन्ग टर्म की बात करते हैं तो बियॉन्ड 5 ईयर्स. लेकिन अगर मनी मार्केट की बात करते हैं तो इनका ड्यूरेशन मैक्सिमम कितना हो सकता है, सिर्फ 1 ईयर का ही हो सकता है. इससे ज़्यादा कभी भी मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट एक्सटेंड नहीं कर सकते, राइट. नेक्स्ट इज लिक्विडिटी. लिक्विडिटी की बात करें तो कैपिटल मार्केट सिक्योरिटीज आर कंसिडर्ड एज लिक्विड इन्वेस्टमेंट बिकॉज दे आर मार्केटेबल ऑन द स्टॉक एक्सचेंज. लिक्विडिटी मीन्स दे कैन बी इजिली कन्वर्टेड इनटू कैश. प्राइमरी मार्केट की अगर बात की जाए या फिर कैपिटल मार्केट की बात की जाए तो कैपिटल मार्केट में होता क्या है, क्योंकि ये सारी सिक्योरिटीज, चाहे वो इक्विटी शेयर्स हो, डिबेंचर्स हो, ये सारी सिक्योरिटीज कहाँ पे ट्रेड होती है, स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड होती है. तो इनकी सेलिंग एंड परचेज क्या हो जाता है, इजी हो जाता है, राइट. इसको इजीली खरीदा भी जा सकता है और इजीली सेल भी किया जा सकता है. बट अगर हम बात करें मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स की तो ये क्या करते हैं, हाई डिग्री ऑफ लिक्विडिटी इन देयर फॉर्मल अरेंजमेंट फॉर दिस. इनकी लिक्विडिटी कब हो सकती है कि अगर आपने इनका प्रॉपर अरेंजमेंट कर रखा है पहले से, क्योंकि देखिए जब ट्रेजरी बिल्स की बात आती है तो इनका जो टाइम पीरियड होता है वो फिक्स होता है, तो ये इतने ज़्यादा लिक्विड नहीं होते, इतनी जल्दी कैश में कन्वर्ट नहीं हो सकते. लेकिन अगर इनका टाइम पीरियड आपने फिक्स कर दिया, फॉर एग्जाम्पल आपने टाइम पीरियड 2 डेज कर दिया, तो 2 डेज के बाद आप इजीली इसको कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं. नेक्स्ट थिंग इज सेफ्टी.
The capital market instruments are riskier with respect to return and the principle of repayment. That means it depends on the stock exchange. अगर स्टॉक एक्सचेंज सही चल रहा है, स्टॉक एक्सचेंज अच्छा रिटर्न दे रहा है, तो आपको क्या मिलेगा, अच्छा रिटर्न मिल जाएगा। लेकिन अगर स्टॉक एक्सचेंज अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा तो रिटर्न भी क्या होगा, फ्लक्चुएटिंग हो सकता है, रिजल्ट भी आपका क्या होगा, कम भी हो सकता है। मीन्स इन सारे डॉक्यूमेंट्स में जो रिस्क होती है वो बहुत ज्यादा होती है, राइट। नेक्स्ट थिंग इज एक्सपेक्टेड रिटर्न। अगर एक्सपेक्टेड रिटर्न की बात की जाए तो देखिए, द इन्वेस्टमेंट इन द कैपिटल मार्केट इज जनरली यील्ड अ हायर रिटर्न ऑन द इन्वेस्टर्स देन द मनी मार्केट। देखिए क्या है, क्यों ज्यादा रिटर्न मिलते हैं। अगर हम इन्वेस्टमेंट की बात की जाए तो जनरली लॉन्ग ड्यूरेशन का होता है। कोई भी फर्म अगर आपसे इन्वेस्टमेंट करवा रही है तो उसका रीपेमेंट ऑब्लिगेशंस बहुत टाइम के बाद आने वाला होता है। तो ये लॉन्ग ड्यूरेशन वाले प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं जहाँ पे रिस्क भी ज़्यादा है और रिटर्न भी ज़्यादा है। तो जनरली जब रिस्क ज़्यादा होगी तो रिटर्न भी डेफिनेटली क्या मिलेगा, ज़्यादा मिलेगा। लेकिन हम अगर मनी मार्केट की बात करते हैं, क्योंकि इनका टाइम पीरियड बहुत कम होता है, बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होते हैं, तो इसमें क्या होता है, कंपेरेटिवली रिस्क बहुत कम होती है, राइट। ओके, now we will discuss about the primary market. We have already categorized the markets into two types, that is primary and secondary. Primary market are those market in which securities are traded for the first time. When the company is issuing the shares for the first time, then it will be included in the primary market. Means ये एक ऐसे shares हैं जो currently अभी issue हो रहे हैं, पहले इन shares को कभी भी trading नहीं की गई, तो वो किस में include होंगे, primary market में include होंगे। तो देखिए, जो प्राइमरी मार्केट होता है इज नोन एज द न्यू इशू मार्केट। इसका मतलब जब सिक्योरिटीज फर्स्ट टाइम इशू की जा रही है तभी क्या होगा, वो प्राइमरी मार्केट में इंक्लूड होंगी। जैसे जैसे उनकी ट्रेडिंग होगी, जैसे जैसे उनका सेल एंड परचेज होगा, वो किस में ट्रांसफर कर दी जाएंगी, सेकेंडरी मार्केट में ट्रांसफर कर दी जाएंगी। अ कंपनी कैन रेज द कैपिटल थ्रू प्राइमरी मार्केट इन द फॉर्म ऑफ इक्विटी शेयर्स। मींस कंपनी जब फर्स्ट टाइम इक्विटी शेयर्स इशू कर रही है, प्रेफरेंस शेयर्स, डिबेंचर्स, लोन्स एंड डिपॉजिट्स। दैट मीन्स ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, क्योंकि हम प्राइमरी मार्केट की बात करें, लॉन्ग ड्यूरेशन की बात करें, तो सारे डॉक्यूमेंट्स कौन से आएंगे, इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स। और बिकॉज ये फर्स्ट टाइम इशू हो रहे हैं इसलिए किस में इंक्लूड किया गया है, इनको प्राइमरी मार्केट में इंक्लूड किया गया है। Now there are various methods of floating in the primary market. First one is through the prospectus. देखिए, as we have discussed the meaning of the prospectus, it is the documents which describes all the details of the company. जब कंपनी को शेयर्स इशू करने होते हैं तो कंपनी अपना पूरा रिकॉर्ड क्या करती है, बुकलेट फॉर्म में रखती है, और इसको क्या किया जाता है, एप्लीकेशन फॉर्म के साथ इशू कर दिया जाता है प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर को। मींस वो हमारे प्रोस्पेक्टस को पढ़ेगा, हमारी कंपनी के इंफॉर्मेशन लेगा और उसके बेसिस पे क्या करेगा, सिक्योरिटीज को सब्सक्राइब करेगा। तो कंपनी अपने सारे फाइनेंशियल अकाउंट्स, दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, सारी डिटेल्स को क्या करती है, प्रोस्पेक्टस के अंदर इंक्लूड करती है, जिसे पढ़कर कि भाई कंपनी का प्रॉफिट क्या है, कंपनी लॉस में जा रही है या प्रॉफिट में जा रही है, उस चीज को पढ़कर क्या करते हैं, जो इन्वेस्टर है इन्वेस्ट करते हैं, राइट। तो क्या होता है, दिस इन्वॉल्व्स इनवाइटिंग द सब्सक्रिप्शन फ्रॉम द पब्लिक थ्रू द इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस। इसका मतलब क्या है, जो एप्लीकेशन फॉर्म हमने अटैच किया, अगर इन्वेस्टर को समझ में आता है तो वो उस एप्लीकेशन फॉर्म को डिपॉजिट करता है, प्रोस्पेक्टस उसी के पास रह जाता है, एप्लीकेशन फॉर्म को किसको डिपॉजिट कर दिया जाता है, कंपनी को डिपॉजिट कर दिया जाता है, और कंपनी जितने भी शेयर्स उसने सब्सक्राइब करने की एप्लीकेशन फाइल करी है उसके अकॉर्डिंग शेयर्स सब्सक्राइब कर दिए जाते हैं, राइट। नेक्स्ट इज ऑफर फॉर सेल। देखिए, इसमें क्या होता है, if we talk about offer of sale, in this company do not directly issue the securities. Here shares are issued with the help of stock brokers, with the help of issuing agencies. Means क्या होता है कि यहाँ पे सेल बेसिस पे, कमीशन बेसिस पे सिक्योरिटीज को सेल किया जाता है। जब कंपनी इतना हैक्टिक नहीं लेना चाहती या फिर कंपनी इन सारे एक्सपेंसेस से बचना चाहती है तो क्या करती है, अंडरराइटर्स, स्टॉक ब्रोकर्स को अपॉइंट करती है। वो लोग कुछ कमीशन चार्ज करते हैं टोटल जो हमारा कलेक्शन होता है उसमें से, और सिक्योरिटीज को इशू कर देती है मार्केट के अंदर, ठीक है। तो देखिए, अंडर दिस मेथड सिक्योरिटीज आर नॉट इशूड डायरेक्टली टू द पब्लिक बट आर ऑफर्ड फॉर सेल थ्रू द इंटरमीडियरीज लाइक इशूइंग हाउसेस, स्टॉक ब्रोकर्स। दैट मीन्स जो कमीशन एजेंट की तरह ये लोग काम करते हैं,
और सिक्योरिटीज को क्या करते हैं, सब्सक्राइब करवाते हैं पब्लिक से। तो जो हमारा 90% वाला टारगेट होता है कि भाई जब आप शेयर्स या कुछ भी सिक्योरिटीज लाना चाहते हैं तो आपका मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितना होना चाहिए, 90%, ठीक है। तो ये 90% का जो टारगेट अगर कंपनी को लगता है कि भाई हमारा 90% का टारगेट पूरा नहीं हो पाएगा, तो उस सिचुएशन में इन लोगों को अपॉइंट किया जाता है और सिक्योरिटी सेल बेसिस पर इशू की जाती है, राइट। Next thing is private placement. That means when the allotment is not for the general public, it is for this certain group of individuals. That means जब हमारा टारगेट सब पब्लिक को इशू करने का नहीं है लेकिन कुछ सेट ऑफ पीपल्स का ही है, तो उस केस में क्या किया जाता है, प्राइवेट प्लेसमेंट। देखिए, private placement is allotment of securities by the company to the institutional investors and some selected individuals. That means जब हम securities को कुछ certain group of persons को ही allot करना चाहते हैं तो उस केस में क्या किया जाता है, private placement किया जाता है। Next thing is right issue. That means we are giving the privilege to our existing equity shareholders to subscribe additional shares. अब इसमें क्या होगा, जो हमारे ऑलरेडी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं उनको बोला जाएगा कि कंपनी एक्स्ट्रा शेयर्स इशू करना चाहती है, प्रायोरिटी आपको दी जा रही है, आपका राइट है, पहले आप सिक्योरिटीज अगर एक्स्ट्रा सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अगर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स मना कर देते हैं तो ही क्या किया जाता है, सिक्योरिटीज को पब्लिक को सब्सक्राइब किया जाता है। तो देखिए, दिस इज द प्रिविलेज गिवन टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स टू सब्सक्राइब द न्यू इश्यूज। इसका मतलब जब कंपनी नए शेयर्स अलॉट कर रही है तो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को मौका दिया जाता है कि आपने जो शेयर सब्सक्राइब कर रखे हैं वो तो ठीक है, अगर आप एडिशनल शेयर्स परचेज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, आपके पास राइट है। अब क्वेश्चन ये आता है कि भाई वो लोग क्यों सब्सक्राइब करें। यहाँ पे कंपनी एक बेनिफिट देती है आपको कि जो मार्केट प्राइस होगी शेयर की उससे कम प्राइस पे आपको शेयर्स अवेलेबल हो जाएंगे। दैट मीन्स कंपनी अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को क्या देती है, डिस्काउंट देती है कि आप कम प्राइस पे वही शेयर्स को क्या कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो, राइट। The last one is EIPO, that is it is the latest methods for issuing the shares. That means अब हमने क्या किया, सारी चीज़ों को इलेक्ट्रॉनिक कर दिया। Now you do not have to go physically with the company, you do not have to deal with the company physically or go to the stock brokers physically. You can subscribe the shares with the help of internet. होगा क्या कि भाई a company proposing to issue the capital to the public through the online system of the stock exchange has to enter into the agreement. That means अब क्या होगा, जो कंपनीज अपने शेयर्स को ऑनलाइन सेल एंड परचेज ट्रेडिंग करवाना चाहती है उसको एक एग्रीमेंट साइन करना पड़ेगा, किसके साथ, इशूइंग एजेंसी के साथ, स्टॉक एक्सचेंज के साथ। और ये लोग क्या करेंगे, आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे ऑनलाइन ट्रेडिंग की। उसके लिए क्या करना होगा, देखिए बेसिकली ये जो फायदा होता है आपके लिए किसके लिए किया जाता है, इनिशियल पब्लिक ऑफर के लिए। तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक एग्रीमेंट करना पड़ेगा स्टॉक एक्सचेंज के साथ। स्टॉक एक्सचेंज आपको क्या करेगा, वो फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा। जैसे हम इंटरनेट बैंकिंग यूज करते हैं, बैंक हमें क्या करते हैं, लॉगिन आईडी पासवर्ड प्रोवाइड कराते हैं, सेम स्टॉक एक्सचेंज का प्रोसेस है। स्टॉक एक्सचेंज क्या करते हैं, हमें ऑनलाइन ट्रेडिंग की फैसिलिटी प्रोवाइड करवाते हैं। तो हमें पहले स्टॉक एक्सचेंज के पास रजिस्टर होना है, उसके बाद ये फैसिलिटीज के लिए स्टॉक एक्सचेंज को बोलना है। क्या करना पड़ेगा, सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर्स हैव टू बी अपॉइंटेड फॉर द पर्पस ऑफ एक्सेप्टिंग द एप्लीकेशन। दैट मीन्स जो सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है उसने ऑथराइज किया हुआ है स्टॉक ब्रोकर्स को कि अगर कोई भी ऑनलाइन ट्रेडिंग होती है तो वो किसके थ्रू होगी, आपके थ्रू। आपको आके हमारे पास रजिस्टर होना पड़ेगा और फिर आप ये फैसिलिटीज किसको प्रोवाइड करवा सकते हैं, कंपनीज को। The issuer company should also appoint a registrar to issue having an electronic connectivity of the exchange. That means अब क्या होगा, रजिस्ट्रार एक ऐसा पर्सन है जो आपकी सिक्योरिटीज बेसिकली इशू करता है। तो रजिस्ट्रार को भी क्या है, पहले रजिस्टर होना पड़ेगा सेबी के पास, दैट इज सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के पास, और फिर वो क्या होगा, रजिस्ट्रार ऑफ इशू सिक्योरिटीज को इशू कर पाएगा। नेक्स्ट इज द लीड मैनेजर्स कोऑर्डिनेट विद ऑल द एक्टिविटीज। लीड मैनेजर मींस ये एक ऐसा पर्सन है जो पूरे इशू को मैनेज करता है, राइट। जैसे हम कंपनीज में मैनेजर को रखते हैं जो सारी एक्टिविटीज के ऊपर ध्यान रखता है, वैसे ही यहाँ पे क्या होते हैं, लीड मैनेजर। लीड मैनेजर्स क्या करते हैं, लीड मैनेजर्स पूरे इश्यूज को कंट्रोल
करते हैं और जो देखते हैं कि भाई सारा काम प्रॉपरली हो रहा है कि नहीं हो रहा, कनेक्टिविटी प्रॉपर है या नहीं, शेयर्स प्रॉपरली कस्टमर्स तक मींस जो कंपनीज हैं उनके पास पहुंच रहे हैं या फिर नहीं पहुंच रहे। तो पूरा जो इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिज्म है उसको डील करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके, लीड मैनेजर की, मींस ही इज द सोल अथॉरिटी टू मैनेज ऑल द एक्टिविटीज ऑन बिहाफ ऑफ सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। So students, this is all with the primary market. I hope you have understood all the things till now. We will discuss our remaining topics in our next video lecture. Till then, please study well, revise your previous topics. Thank you and have a nice day.